नमस्कार प्यारे न्यारे सज्जनों, देवियों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। उपस्थित हूँ 11वीं और 12वीं कक्षा हिंदी में अभिव्यक्ति और माध्यम का पहला पाठ जनसंचार माध्यम के साथ। हम सब देखते हैं जनसंचार का क्या महत्व है आज की दुनिया में, हम सभी समझते हैं। संचार में सम उपसर्ग पूर्वक चर धातु से, संस्कृत की जो चर धातु है जिसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है और चर धातु से ये संचार शब्द बना है व्याकरणिक प्रक्रिया के बाद। संचार का मतलब होता है, चर का मतलब होता है चलना, मूव, जो भी मूवेबल चीज है, संचार, संचरण करना, इधर उधर घूमना, ये तो संचार का साधारण सा व्याकरणिक अर्थ हुआ। अब देखते हैं संचार एवं संचार प्रक्रिया में उसकी क्या परिभाषा है। एक वाक्य में सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का नाम ही संचार है। विचारों का आदान प्रदान हम कह सकते हैं एक तरह से, वो किसी भी माध्यम से हो सकता है। देखते हैं संचार के तत्व क्या हैं। पहले तो संचार का स्रोत कहां से है। सूचना या संदेश भेजने की प्रक्रिया जहां शुरू होती है, जरिया जो बिल्कुल जहां से हम उसको शुरू करते हैं। उसके बाद है एनकोडिंग, संदेश को उसी भाषा में भेजना जिसका ज्ञान उस संदेश को पाने वाले के पास हो। जिस भाषा को वह जानता है उसी भाषा में सूचनाओं को भेजना, संदेश को भेजना एनकोडिंग कहलाता है। उसके बाद है संदेश यानी मैसेज जो होना चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए, ज्यादा जटिलता नहीं होनी चाहिए उसमें, उसकी भाषा बिल्कुल साफ सुथरी और सरल होनी चाहिए, होती ही है। उसका माध्यम देखते हैं संचार का। संदेश भेजने का माध्यम क्या क्या है। एक टीवी है, रेडियो है, फोन है, समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, है ना। उसके बाद डिकोडिंग का नंबर आता है। डिकोडिंग का मतलब है प्राप्त संदेश का अर्थ, जो संदेश मिला उसका अर्थ समझना, वो समझ में जो आने की प्रक्रिया है उसको डिकोडिंग कहते हैं। और अंत में आता है फीडबैक का मतलब है जो संदेश मिला, प्राप्त करने वाला जो संदेश पाया, उस संदेश को पाने समझने के बाद उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, उस पर उसका रिएक्शन क्या हुआ, ये इसका मतलब है। इसके अलावा एक और तत्व है जो अलग ही तत्व है जिसको हम शोर कहते हैं। शोर का मतलब है संचार प्रक्रिया में किसी भी तरह की रुकावट या बाधा उत्पन्न हो जाना ही शोर कहलाता है समझ इस जनसंचार की भाषा में। इसके बाद देखते हैं कि संचार के कितने प्रकार हैं। संचार के प्रकार, सांकेतिक संचार जो संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से होता है उसको हम सांकेतिक संचार कहते हैं। इसके बाद आगे जनसंचार में टीवी आदि चीजें आ जाती हैं, है ना। संकेत के माध्यम से, जहां इशारों के माध्यम से होता है। और जनसंचार का मतलब है जहां किसी उपकरण के माध्यम से, किसी मशीन के द्वारा उसका आदान प्रदान होता है, जैसे टीवी है, अखबार है, रेडियो है, सिनेमा है आदि जनसंचार के माध्यम है। इंटरनेट है, और आज का तो सबसे बड़ा स्रोत इंटरनेट है। हम सभी जम करके उसका उपयोग कर रहे हैं, उसके बिना तो आज का जीवन ही अधूरा है। ऐसा ही है, समझिए इंटरनेट का इतना महत्व है। फिर समूह संचार, जहां दो या दो से अधिक लोग सामूहिक रूप में किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, उसको समूह संचार कहा जाता है। अंतरवैयक्तिक संचार, अंतरवैयक्तिक का मतलब है जहां दो व्यक्ति, एक नहीं दो व्यक्ति जहां
आपस में बातचीत करते हैं या संदेश का आदान प्रदान करते हैं तो उसको अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। और अंतःवैयक्तिक, ध्यान दीजिएगा, अंतर्वैयक्तिक अंतःवैयक्तिक ये थोड़ा अलग है। जहां व्यक्ति खुद से बात करता है, जहां कोई और व्यक्ति नहीं होता, यानी कि व्यक्ति अकेले में जहां बात करता है, जो संवाद करता है, उसको अंतः वैयक्तिक संचार कहते हैं। उसके बाद है मौखिक या अमौखिक, चाहे वो बोलकर हो या बिना बोले हो, बिना बोले भी इशारों में, आंखों के इशारों में, हाथ के इशारों से, है ना, इन सब से बातचीत हो जाना ही मौखिक है। मौखिक चाहे बोलकर करते हैं या बिना बोले करते हैं, तो ये भी एक प्रकार है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये 6 मुख्य प्रकार हैं जो है संचार के। उसके बाद देखते हैं विभिन्न संचार माध्यम जो है आज की दुनिया में, कौन कौन से माध्यम है जो हम सबको, हमारे जीवन को, संपूर्ण दुनिया को बहुत गहरे प्रभावित किए हुए हैं। जिसमें देखते हैं दो मुख्य माध्यम हैं, जरिया 2 हैं। एक तो है प्रिंट माध्यम और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। तो प्रिंट में मुख्य रूप से समाचार पत्र आते हैं। हम सभी जानते हैं समाचार पत्रों की जो है अपनी ही एक महत्ता है। उसके बाद पत्र आधुनिक विश्व की देन है ये सब चीजें। इसलिए आज कहते हैं ना ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण का मतलब ही है कि संपूर्ण दुनिया एकीकृत हो गई। चाहे कोई भी भाषा हो, इंटरनेट के माध्यम से, इन सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम से जो है दुनिया सिमट गई है, बिल्कुल, है ना। फिर अनेक पत्रिकाएं जो मैगजीन्स होती हैं, मशहूर मैगजीन्स, प्रतियोगिता दर्पण, है ना, और बहुत सारी हैं, सरस्वती, हंस, बहुत सारे पत्र, ऐसे पत्रिकाएं हैं जो आज भी छपती हैं विभिन्न भाषाओं में। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक, ये तो प्रिंट की बात हुई। अगर इलेक्ट्रॉनिक, जहां बिजली के माध्यम से, यानी कि इलेक्ट्रिक के सहारे सब कुछ होता है, उसमें है इलेक्ट्रॉनिक में जो है टीवी है, इंटरनेट है, सिनेमा है ना, और बहुत सारी चीजें हैं। इंटरनेट में बहुत सारी चीजें आती हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप और ऐसी ही तमाम ऐप्स जहां हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, चैटिंग करते हैं। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के सहारे ही कर सकते हैं। उसके बाद संचार के, जनसंचार के क्या काम हैं, काम क्या करते हैं वो, उनका मुख्य कार्य क्या है, देखते हैं। सूचना देना, आज कोई भी घटना छोटी या बड़ी कहीं भी घटती है ना, तो तुरंत उसकी सूचनाओं का आदान प्रदान जो है ना, आग की तरह फैल जाती है सूचनाएं। उसके बाद शिक्षित करना, इससे क्या होता है, हमें तरह तरह की शिक्षा प्राप्त होती है। दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे वातावरण में क्या हो रहा है, हमारे देश में, इस विश्व में क्या घटित हो रहा है, उन सब की जानकारी मिलती है। तो वो एक शिक्षित ही होना है, अपने आप में शिक्षित करना ही है। मनोरंजन, इससे हम देखते हैं मनोरंजन करते हैं। आज जब तक हम इंटरनेट के माध्यम से कुछ समय न बिताएं, तब तक तो दिन की दिनचर्या ही अधूरी सी है। तो मनोरंजन भी होता है उससे, है ना, तरह तरह की वीडियोस और कोट्स हमें मिलते हैं। उसके बाद एजेंडा तय करना कि क्या करना है, कार्यक्रम क्या है, क्या करना है हमें। जैसे हम व्हाट्सएप खोलते हैं तो हमारे मन में एजेंडा सेट होता है कि व्हाट्सएप खोल करके मैं करूंगा क्या, इसमें वीडियो देखूंगा, चैट करूंगा किसी व्यक्ति से या किसी समूह से, है ना। अब तो ये भी सुविधाएं है ना कि समूह में एक साथ जो है सैकड़ों लोग एक साथ जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में, एक ही समय में, एक ही प्लेटफॉर्म पर। इतने विकसित चीजें हो गई हैं। उसके बाद निगरानी रखना, क्या हो रहा है हमारे आसपास दुनिया में, क्या हो रहा है, इन सब चीजों पर भी नजर रखना एक उसका काम है जनसंचार का। उसके बाद विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मंच उपलब्ध कराना, ये सबसे बड़ा पहलू है।
हम जहां अपने विचारों को खुल करके रख सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आज हमारे देश में, दुनिया में। अभिव्यक्ति, बोलने की आजादी। बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं है कि हम बेवजह कुछ भी आलतू फालतू बोलते रहें, किसी को कुछ कहते रहें। बोलने की आजादी का मतलब है जहां हम अपने विचारों को एक संयत भाषा में हम प्रकट कर सकते हैं, चाहे वो विरोध हो या समर्थन हो या किसी भी तरह से हो। तो आज देखते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से सरकारें क्या करती हैं, संस्थाएं क्या करती हैं, लोग दुनिया में क्या हो रहा है, इन सब पर कितनी पैनी नजर रहती है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की और प्रिंट माध्यमों दोनों की। टेलीविजन पर कहीं भी कोई तो ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है ना, तो ये सब चीजें जनसंचार के कार्य के अंतर्गत आती हैं छात्रों। और हम इसके बाद अगर हम विस्तार से जाएंगे तो एक एक चीजों को हम अगली वीडियो में समझ सकते हैं। हमारे पास किताबें हैं, हम उनको पढ़ करके भी समझ सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ पर ये समझाना था कि पहले पाठ में जो है अभिव्यक्ति और माध्यम जो किताब है 11वीं और 12वीं दोनों में कॉमन है, वो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही कॉमन है। तो इसके लिए जो जितने भी नंबर निर्धारित हैं उन सब में ये मुख्य चीजें हैं पहले पाठ के अंतर्गत। उसके बाद अगली वीडियो में देखेंगे इसका दूसरा पाठ और इसका थोड़ा सा विस्तार आप अवश्य अब पढ़ें और जानकारी प्राप्त करते रहें, उसके बारे में समझें, अपने विचारों को लिखें और सोचें किसी मुद्दे पर, किसी टॉपिक पर, किसी घटना पर। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, यही संदेश देना चाहता हूं। धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती, नमस्कार।